बहुत समय पहले की बात है। निहालपुर नामक गांव में मनीष अपनी पत्नी हिमानी और बेटी सोना के साथ रहा करता था। मनीष दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाया करता था। रोज की तरह आज भी वो मजदूरी करके वापस घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो कि कुछ बड़बड़ा रही थी। मनीष ने उसे ध्यान से देखा तो उसे चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद अब मनीष उसके पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ अम्मा? आप इस तरह लड़खड़ा कर क्यों चल रही हैं? और आपके हाथों में ये क्या है? लाइए, इसे पहले मुझे दीजिए। बुढ़िया ने अपना सब्जी से भरा थैला मनीष को दे दिया और कहा, अरे बेटा, मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बस मैं अकेले ही रहती हूँ। अपने आंगन में सब्जियां लगाती हूँ और उन्हीं सब्जियों को बेचकर अपना खर्च चलाती हूँ। आज भी मैं गांव में सब्जियां बेचने आई थी, लेकिन एक पत्थर से टकरा गई और मेरे पैरों में चोट लग गई। इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा। अम्मा जी लाइए, मैं ये झोला आपके घर तक छोड़ देता हूँ। आप भी मेरे कंधे पर हाथ रखकर चलिए, ऐसे आपको चलने में आसानी होगी। बुढ़िया मनीष के कंधे पर हाथ रखती है और अब मनीष बुढ़िया को सब्जी के झोले सहित उसके घर छोड़ता है और उससे कहता है, बूढ़ी अम्मा, आप इस उम्र में इतना काम मत कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो? क्या करूं बेटा, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे इतना काम करना पड़ता है। तेरे जैसा अगर मेरा कोई बेटा होता तो मुझे भी इतना काम नहीं करना पड़ता। वैसे भी सवाल इस पापी पेट का है। अब पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। अरे बूढ़ी अम्मा, कोई बात नहीं। आप मुझे भी अपना बेटा ही समझो। आप दिन में सब्जियां बेच लिया करो और शाम को रास्ते में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे इंतजार किया करो। मैं रोज शाम को वापसी में आपको घर छोड़ दिया करूंगा और आपका झोला भी ले आऊंगा। इससे आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और मेरा सहारा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। अच्छा, अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे घर जाना होगा। घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ, जैसा मैंने कहा आपको वैसा ही करना है। अब मनीष जल्दी जल्दी घर पहुंचता है तो अपने पिता मनीष को देख उसकी बेटी सोना मनीष से कहती है, पिताजी, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है, मैं आपका इंतजार कर रही थी। माफ करना बिटिया, वो क्या है ना, रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिल गई। बस उन्हीं की मदद करने में मुझे देरी हो गई। अजी, दूसरों की ही मदद करते रहेंगे या खुद की भी मदद करेंगे? घर में सारा राशन खत्म हो गया है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि आपको आज भी कोई मजदूरी मिली या नहीं। हिमानी, मुझे मजदूरी तो नहीं मिली, लेकिन एक के घर में साफ सफाई का काम मिला है, तो उसने मुझे थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी दाल दे दी है। बस तुम इसी से दाल रोटी बना लो। आज घर में हम यही खाकर सो जाते हैं। हिमानी उस आटे और दाल से दाल और रोटी बनाती है और वो सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर मनीष काम पर चला जाता है और वापसी में वो देखता है कि बूढ़ी अम्मा पीपल के पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद मनीष अब उनके झोले को लेकर उन्हें घर छोड़ देता है। अब तो ये रोज की बात थी। दोनों की आपस में बहुत बातें भी हुआ करती थी। बूढ़ी अम्मा और मनीष दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बन चुका था। ऐसे ही एक दिन हिमानी अपने पति से कहती है, हाजी, सुनते हैं हमारी सोना की तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं है और हमारे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने भाई साहब के पास मदद के लिए क्यों नहीं जाते? वो तो कितने पैसे वाले हैं। अगर वो थोड़ी हमारी मदद भी कर देंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिमानी, तुम तो भैया का स्वभाव जानती ही हो। वो बहुत घमंडी है और मुझे ये भी नहीं पता कि अगर मैं उनके पास कुछ मांगने जाऊंगा तो वो मदद करेंगे भी या नहीं। यदि नहीं पता तो आपको जाकर देखना चाहिए। आखिर हमारे बच्चे से ज्यादा बड़ा हमारा आत्मसम्मान तो नहीं है ना? अगर हमारी सोना को कुछ हो गया तो देखिए जी, हमारी बच्ची के लिए अगर हमें अपने आत्मसम्मान को गिराना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? क्या करेंगे वो? दो चार बातें ही तो सुनाएंगे। अरे सुन लेंगे हम उनकी बातें। लेकिन हिमानी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर आप नहीं जा सकते तो मैं जाती हूँ। अगर आपको अपनी बेटी के लिए अपने भाई से मदद मांगने में इतनी शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं खुद जाऊंगी और भैया से मदद की गुहार लगाऊंगी। ऐसा कहकर हिमानी अपने जेठ जी के बंगले पर जाती है। दरअसल मनीष के भैया रतन सिंह बहुत ही धनी व्यक्ति थे।
परंतु वो किसी की भी मदद नहीं करते थे। रतन ने जैसे ही हिमानी को देखा तो वो बोले, अरे हिमानी, तुम यहाँ आई हो, बताओ कैसे आना हुआ आज हमारे यहाँ। बड़े भैया, वो मेरी बेटी सोना की तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अगर आप थोड़ी बहुत मदद कर देते तो हम उसका इलाज करवा लेंगे। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अच्छा, तो तुम पैसे मांगने आए हो। मुझे तो लगा था तुम लोग हमें कोई निमंत्रण देने आए होंगे। किसी भी तरह का निमंत्रण देने के लिए पैसों की जरूरत होती है। हमारा तो खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है भैया, फिर भला निमंत्रण कैसा। देखो हिमानी, तुम्हारे पति को इतना तो कमाना ही चाहिए कि तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का खर्च चला सके। यदि वो इतना भी नहीं कमाता है तो मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। ऐसा करो कि तुम मेरे घर में साफ सफाई का काम कर लो, बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। दरअसल हमारी काम वाली 3 दिन से आई नहीं है। तुम काम कर दोगे तो हमारा भी काम बन जाएगा और तुम्हारा भी। ठीक है भैया, मैं साफ सफाई कर देती हूँ। अब हिमानी पूरे घर की साफ सफाई करती है। शाम होते ही हिमानी रतन से कहती है, भैया सारा काम हो चुका है, लाइए अब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। रतन हिमानी को केवल 50 रुपए देता है। ये देखकर हिमानी कहती है, केवल 50 रुपए? भैया इसमें तो सोना की दवाई भी नहीं आ पाएगी। मैंने तुम्हारी बेटी की दवा का ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारी मजदूरी इतनी ही बनती है तो मैंने तुम्हें दे दी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रतन की बात सुनकर बेचारी हिमानी मायूस होकर अपने घर पहुंचती है और 50 रुपए अपने पति को देते हुए सारी बात बताती है। ये सुनकर मनीष कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था हिमानी, लेकिन तुम ही नहीं मानी। पर कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। तभी मनीष को याद आया कि बूढ़ी अम्मा उसका इंतजार कर रही होगी और मनीष तुरंत उठकर हिमानी से बोला, हिमानी मुझे कोई काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मनीष अब तेजी से बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा और बोला, माफ करना बूढ़ी माँ, मुझे थोड़ी देर हो गई। चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। क्या बात है बेटा, तू कुछ उदास दिखाई दे रहा है, सब ठीक तो है ना? नहीं बूढ़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बेटा मुझे माँ भी कहता है और मुझसे बातें भी छुपाता है। चल बता कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है? मनीष ने सारी बातें बूढ़ी अम्मा को बता दी। बूढ़ी अम्मा मनीष को अपने घर लेकर गई और अपनी पुरानी संदूक खोलकर एक चमचमाता हुआ बैंगन निकाल कर लाई और मनीष को देते हुए बोली, बेटा ये जादुई हीरे का बैंगन है, इसे मुझे मेरी माँ ने दिया था। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था। आज तू इसे रख ले, ये तेरे काम आएगा। लेकिन बूढ़ी अम्मा, ये बैंगन आपका है, भला मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? बेटा तू मेरे बेटे की तरह है और वैसे भी तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तू ये बैंगन रख ले। मनीष अब वो बैंगन रख लेता है और अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हिमानी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तब तक शाम भी हो चुकी थी और बैंगन हीरे जैसा चमक रहा था। अब हिमानी बैंगन से कहती है, अगर तुम सचमुच जादुई हो तो सबसे पहले मेरी बेटी सोना को बिल्कुल ठीक कर दो। ऐसा कहते ही बैंगन से रोशनी निकलती है और सोना बिल्कुल ठीक हो जाती है और कहती है, माँ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सच में ये बैंगन जादुई है। हिमानी और मनीष ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब हिमानी कहती है, जादुई बैंगन, हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो। जादुई बैंगन उन लोगों को खाना दे देता है। अब वो लोग जादुई बैंगन से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगते हैं और बहुत खुश रहने लग जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब मनीष की आर्थिक स्थिति अब पहले से बेहतर हो जाती है। एक दिन रतन वहां से गुजर रहा था कि मनीष का घर किसी रोशनी से चमक रहा है। तो रतन ने सोचा, मनीष का घर इतना क्यों चमक रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रतन मनीष के घर गया और बोला, अरे मनीष, कैसा है तू? अच्छा हूँ भैया, बताइए आपका कैसे आना हुआ? अरे मैं इधर से गुजर रहा था तो तेरे घर में बहुत रोशनी दिखाई दी, सोचा देख लूं कि रोशनी कैसी है। बस भैया, मैंने अपने घर में कुछ लाइटें और बढ़ा ली है, इसीलिए रोशनी है। मनीष ने ये बात को टालते हुए ऐसा कहा जिसे सुन रतन भी जाने लगा। लेकिन तभी रतन की नजर अचानक उस हीरे जैसे चमकते हुए बैंगन पर पड़ी।
रतन समझ गया कि ये सब कुछ बैंगन की वजह से ही है। रतन ने मनीष से कहा, मनीष, ये बैंगन तो बहुत ही अच्छा है, क्या मैं इसे हाथों से छूकर देख सकता हूँ? क्यों नहीं भैया, आप देख लीजिए। मनीष ने रतन को बैंगन दे दिया। रतन बैंगन अपने हाथों में लेकर सोचने लगा, मुझे तो ये बैंगन कोई अनोखा बैंगन लगता है। देखते ही देखते मनीष की आर्थिक स्थिति भी बदल गई। जरूर ये ऐसी बैंगन का कमाल है। अगर मैं इस बैंगन को पटक कर तोड़ दूं तो मनीष फिर से गरीब हो जाएगा। और यही सोचकर रतन ने बैंगन को उठाकर पटक दिया। बैंगन को उठाकर पटकते ही बैंगन जमीन से न लगकर हवा में उड़ने लगा और उसमें से रोशनी निकली, जिससे कि रतन अंधा हो गया। अरे ये क्या हो गया? मैं अंधा कैसे हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी बैंगन से आवाज आई, तुम लालची हो और लालची लोगों का अंत में यही अंजाम होना चाहिए जो तुम्हारा हुआ। अब चले जाओ यहाँ से और इस घर की तरफ कभी पलट कर मत देखना। रतन चुपचाप वहां से चला गया, जिसके बाद मनीष और उसका पूरा परिवार उस बैंगन के साथ हंसी खुशी रहने लगे। दोपहर के समय राजू गहरी नींद में एक खाट पर सो रहा था। तभी राजू की माँ जानकी गुस्से में वहां आती है और राजू को जगाते हुए कहती है, अरे नालायक, अरे कब तक सोता रहेगा तू? दोपहर के 3 बज रहे हैं, कब जाएगा जंगल? तुझे तो पता है ना कि हमारे घर में चूल्हे पर खाना बनता है और चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती है। घर में एक भी लकड़ी नहीं है। जल्दी उठ जा राजू। ओ राजू, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं पिछले 15 मिनट से तुझे जगा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के सारे जानवर बेचकर सो रहा है तू। अरे माँ, थोड़ा तो सोने दो। तुम रोज रोज मुझे 1 घंटा पहले ही जगाने के लिए आ जाती हो। देखो, मैं भी जानता हूँ कि अभी 2 बज रहे हैं, इसीलिए तुम मुझे अभी सोने दो। अरे मैं सच बोल रही हूँ। दोपहर के 3 बज रहे हैं। जल्दी उठ, वरना शाम हो जाएगी, फिर तू लकड़ियाँ नहीं ला पाएगा। और अब तो वैसे भी धीरे धीरे दिन छोटे होते जा रहे हैं। कब अंधेरा हो जाता है पता भी नहीं लगता। जल्दी उठ जा, वरना मुझे मजबूरन अंदर से तुझे उठाने के लिए डंडा लाना पड़ेगा। राजू को माँ की मार के डर के कारण लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना पड़ता है। वो जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक घायल बेहोश गाय दिखाई देती है। राजू बहुत दयालु था। वो तुरंत वहीं पास की नदी से पानी लाता है और गाय को पानी पिलाता है। पानी पीते ही गाय होश में आती है और वो तुरंत एक राजकुमारी का रूप ले लेती है। राजकुमारी को देखकर राजू हैरान हो जाता है। अरे, तुम कौन हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे किसी साधु बाबा ने श्राप दिया था कि मैं आजीवन गाय बनकर रह जाऊंगी। पर उन्होंने मुझे इस श्राप से मुक्त होने का एक यही रास्ता बताया था कि अगर किसी ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की या फिर मेरी जान बचाने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त श्राप मुक्त हो जाऊंगी। और देखो, मुझ बेजुबान जानवर को तुमने ऐसी परेशानी में देखा और तुमने मेरी मदद की और आज तुम्हारी वजह से ही मैं श्राप मुक्त हुई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है राजकुमारी। चलो, अब मैं चलता हूँ। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। रुको, जिस तरह से तुमने मेरी मदद की है, ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसी जंगल में एक जादुई लाल केले का पेड़ है। वो लाल केले का पेड़ बहुत सारी अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है, लेकिन उसके लिए उस लाल केले के पेड़ को ढूंढने का काम तुम्हारा है। वो जादुई लाल केले का पेड़ तुम्हारी बहुत मदद करेगा, तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये कहकर राजकुमारी वहाँ से गायब हो जाती है। अब राजू के मन में जादुई लाल केले का पेड़ खोजने की जिज्ञासा उठने लगती है। राजू सबसे पहले जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता है और सारी लकड़ियों को अपने घर पहुंचाता है और फिर राजू खुद जादुई लाल केले के पेड़ को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन उसे कहीं भी जादुई लाल केले का पेड़ नहीं मिल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमारी ने मुझसे झूठ कहा और इस जंगल में कोई भी जादुई लाल केले का पेड़ हो ही ना। पर राजकुमारी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। पर अब मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ। वैसे भी अंधेरा हो चुका है। माँ बहुत गुस्सा करेगी आज। बेचारा हताश परेशान होकर घर आता है और घर आते ही राजू की माँ गुस्से में राजू को सुनाने लगती है और कहती है,
कहाँ था तू? तुझे पता भी है मैं कितना परेशान हो रही थी। अरे अंधेरा हो चुका है और आज ऐसा क्या जरूरी काम तुझे आ गया था जो तुझे रात का अंधेरा भी दिखाई नहीं दे रहा था? माँ, मैं जादुई लाल केले का पेड़ ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है वो जादुई लाल केले का पेड़ बहुत ताकतवर है। उसके पास बहुत सारी अद्भुत अद्भुत शक्तियां हैं। वो जादुई लाल केले का पेड़ मेरे बहुत काम आएगा। राजू की बातें सुनकर जानकी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेटा पागल हो गया है या फिर उसके बेटे के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। हे भगवान, कहीं मेरा बेटा पागल तो नहीं हो गया ना, या फिर किसी ने इसके ऊपर कोई काला जादू या फिर टोना टोटका किया हो। मैं अभी इसकी नजर उतारती हूँ, तभी तो ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ पर किसी ने कोई टोना टोटका नहीं किया और ना ही मैं पागल हो गया हूँ, बल्कि मैं सच बोल रहा हूँ माँ। मैं जंगल में जादुई लाल केले का पेड़ ही ढूंढ रहा था और मुझे ये सब एक राजकुमारी ने बताया। राजू, तू आराम से यहाँ बैठ बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तेरे पापा मुझे छोड़कर बहुत साल पहले ही चले गए थे। तब से मैंने तुझे बहुत प्यार से अकेले पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आज अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बच्चे, तू यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। जानकी परेशान होके तुरंत रसोई में जाती है और 4-5 सूखी लाल मिर्च जलाकर अपने बेटे की नजर उतारती है। अगले ही सुबह करीबन 5 बजे राजू उठकर फिर से जंगल की ओर जाता है और वो जादुई लाल केले के पेड़ को ढूंढने लगता है। पूरा जंगल छान मारा मैंने, पर मुझे कहीं भी वो जादुई लाल केले का पेड़ दिखाई ही नहीं दिया। लगता है राजकुमारी ने मुझसे झूठ कहा है, तभी तो वो जादुई लाल केले का पेड़ मुझे कहीं मिला ही नहीं। खैर, एक काम करता हूँ, अब मैं घर जाता हूँ और दोबारा कभी जादुई लाल केले के पेड़ के बारे में नहीं सोचूंगा। बेचारा राजू उदास परेशान होकर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी उसे वही जादुई लाल केले का पेड़ दिखाई देता है। जादुई लाल केले के पेड़ को देखकर राजू की आंखों में चमक आ जाती है और वो भागता हुआ जादुई लाल केले के पेड़ के पास जाता है। जादुई लाल केले के पेड़ पर खूब सारे लाल लाल केले लगे हुए थे। राजू तुरंत एक केला तोड़ता है और केला खाता है। केला खाते ही राजू को ऐसा महसूस होता था जैसे उस केले में बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हों। अरे, वो केला खाते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सच में ये जादुई लाल केले का पेड़ तो कमाल का है। राजू ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वो जादुई लाल केले का पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है और राजू से कहता है, आखिरकार हमें हमारा योद्धा मिल ही गया। बरसों से हमें तुम्हारा इंतजार था राजू। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो और हम बहुत सालों से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम ही वो इंसान हो जो इस संसार को हर मुसीबत से बचा सकते हो। पर मैं तो एक मामूली सा लड़का हूं, मैं कैसे इस संसार को हर मुसीबत से बचा सकता हूं? तुम चिंता मत करो राजू, हम है ना। हमारे पेड़ पर जितने भी लाल केले लगे हैं, ये सारे लाल केले बहुत ताकतवर है और इन्हें खाते ही तुम्हारे अंदर एक अलग शक्ति आ जाएगी और उस शक्ति का इस्तेमाल करके तुम हमेशा सबकी मदद कर पाओगे। राजू बहुत खुश होता है और वो जादुई लाल केले के पेड़ से खूब सारे केले तोड़कर खाने लगता है और खाते खाते राजू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे धीरे धीरे उसकी शक्तियां दुगनी होती जा रही है। थोड़ी ही देर बाद राजू जादुई लाल केले के पेड़ का शुक्रिया अदा करता है और अपने घर आ जाता है और उसके घर आते ही जानकी राजू से कहती है, राजू जल्दी आ, देख कमरे में जो बक्सा रखा हुआ है उस बक्से को हटाकर मुझे साफ सफाई करनी है। दिवाली का त्योहार आ रहा है ना, तो तू एक काम कर, अपने दोस्त मोहन को बुला कर लिया। बक्सा काफी बड़ा है, उसे अकेले हटाना हम दोनों के बस की बात बिल्कुल नहीं है। राजू मुस्कुराता है और वो कमरे में जाकर अकेले ही पूरा बक्सा उठाकर साइड में रख देता है। ये देखकर जानकी हैरान हो जाती है। राजू तू ठीक तो है ना बेटा? मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तू बहुत बदला बदला दिखाई दे रहा है। और ये क्या, इतना बड़ा बक्सा तूने अकेले कैसे उठा लिया? पहले तो ये बक्सा हम दोनों साथ मिलकर भी नहीं उठा पाए थे। राजू मुस्कुराता है और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। इसके बाद जानकी कहती है, यानी कि तू सच कह रहा था, मैं ही बेवकूफ थी, तेरी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। बेटा अगर ऐसा है तो तू कभी भी अपनी शक्तियों का अहंकार मत करना, हमेशा सबकी मदद करना, जैसे आज तूने मेरी मदद की है। हाँ माँ, मैं हमेशा सबकी मदद करूंगा।
इसी तरह से कुछ ही दिनों बाद दिवाली का त्योहार भी आ जाता है। लोग बड़े ही धूमधाम से अपने घर को साफ सुथरा करके सजा धजा कर घी का दीपक जलाकर दिवाली का त्योहार मना रहे थे। लोग आस पड़ोस में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। लेकिन इसी बीच गांव के डाकू पूरे गांव को लूटने के लिए आ जाते हैं। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, लेकिन वो डाकू बड़े बड़े हथियार लेकर लोगों को डरा धमकाकर घर से बाहर निकालते हैं और उनका सामान लूटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इस बारे में राजू को पता चलता है, राजू बिना किसी डर के अपने घर के बाहर आता है। जब तक मैं इस गांव में हूं तब तक इस गांव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, फिर तुम जैसे मामूली से डाकू क्या चीज है? अबे तू 4 फुटिया क्या हमारी बराबरी करेगा? लगता है तू कोई फिल्म देखकर आया है, तभी तो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा है। रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे कि हम क्या चीज है। मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूँ, जल्दी नीचे उतर कर आओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। राजू की बहादुरी देखकर वो डाकू भी हैरान हो गए थे। एक 15 साल का लड़का डाकुओं को टक्कर देने की बात कर रहा है। वो डाकू अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और राजू की ओर बढ़ते हैं। तभी राजू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके डाकुओं को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। राजू बहुत बुरी तरह से उनको मारता है, जिसके बाद वो डाकू बुरी तरह से डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और दोबारा कभी उस गांव में चोरी चकारी लूट लपाट करने के इरादे से नहीं आते। राजू की बहादुरी देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और राजू की खूब तारीफ करते हैं।